दोस्तों, आप सभी ने हिना खान का नाम तो सुना ही होगा, मगर क्या आपको पता है हिना खान को कैंसर किस वजह से हुआ है? आखिर हिना की वो कौन सी आदत थी जो आगे चलकर कैंसर में तब्दील हो गई? आखिर यह बीमारी होने के बाद हिना खान ने अपने बालों और नाखूनों को क्यों कटवा लिया? और ये लड़का कौन है जो हर वक्त हिना खान के साथ कीमोथेरेपी के दौरान मौजूद रहता है? और क्या सचमुच कैंसर के ट्रीटमेंट में इतना पैसा लगता है कि हिना खान जैसी एक्ट्रेस को भी बैंक से लोन लेना पड़ गया? और आखिर कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान संजय दत्त ने हिना खान को कॉल क्यों किया था? और साथ में ये भी जानेंगे कि कैंसर के दौरान आखिर हिना खान को उनके मुस्लिम फैंस उनको गालियां क्यों दे रहे थे। जानेंगे हिना खान की जन्म से लेकर कैंसर तक की पूरी कहानी इसी वीडियो में। दोस्तों, हिना खान का जन्म 2 अक्टूबर 1987 को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में एक मुस्लिम मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी श्रीनगर में ही एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। दोस्तों, हिना बचपन में बहुत ही ज्यादा झगड़ालू और शरारती किस्म की बच्ची थी। वह बचपन में अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलते समय उनसे झगड़ा कर लिया करती थी और झगड़े के दौरान उन्हें नाखून मार दिया करती थी, जिसकी वजह से उन बच्चों का खून निकलने लगता था। और कई बार वो उन बच्चों को दांत से काट भी लिया करती थी, जिसकी वजह से उनके घर वालों की बहुत ही ज्यादा लड़ाई हुआ करती थी उनके पड़ोसियों से। हिना खान की शुरुआती पढ़ाई श्रीनगर में ही हुई थी। पढ़ाई में हिना एक एवरेज स्टूडेंट रही। बचपन से ही वह जर्नलिस्ट बनने का सपना देखा करती थी, मगर धीरे धीरे जब वह बड़ी हुई तो उनका रुझान जर्नलिस्ट से हटकर सिंगिंग और पेंटिंग में आने लगा था। 10वीं के बाद उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई और श्रीनगर में ही 12वीं पास की और MBA की डिग्री ली। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए हिना श्रीनगर छोड़कर दिल्ली आ जाती है, CCA कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट से MBA करने के लिए। मिडिल क्लास फैमिली से आने की वजह से हिना खान अपना जेब खर्च निकालने के लिए कॉल सेंटर में काम किया करती थी। छोटे शहर से बड़े शहर आने के बाद हिना बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो गई थी। दिल्ली में आने के बाद उन्हें बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज दिख रहे थे। जर्नलिस्ट बनने का सपना तो उन्होंने छोड़ दिया था, मगर दिल्ली आने के बाद उन्हें एयर होस्टेस बनने की तमन्ना जागी। वह दिन भर कॉल सेंटर में काम किया करती थी और रात के समय जाकर एयर होस्टेस की तैयारी किया करती थी। हिना इस तैयारी में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई थी कि वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। और अचानक हिना को पता चला कि अगले महीने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग और एग्जाम मुंबई में होने वाली है। इस समय हिना खान की स्वास्थ्य इतनी ज्यादा गिर चुकी थी कि मुंबई जाने के 1 हफ्ते पहले हिना को मलेरिया हो जाता है। मलेरिया होने की वजह से हिना मुंबई नहीं जा पाती है एयर होस्टेस की ट्रेनिंग और एग्जाम देने के लिए। इस चीज से हिना बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। एक तरफ मलेरिया उनके स्वास्थ्य को गिरा रहा था और दूसरी तरफ उनका एयर होस्टेस बनने का सपना उन्हें डिप्रेशन की ओर ले जाने लगा था। घर वालों से हिना का यह हाल देखा नहीं गया और घर वालों ने उन्हें दिल्ली से वापस श्रीनगर बुला लिया। श्रीनगर में 2-3 महीने रहने के बाद उनका मलेरिया ठीक हो गया, मगर इस दौरान उनकी एक फ्रेंड उनको कॉल करती है और कहती है कि हम लोग जिस कॉलेज में पढ़ाई करते थे उसके बगल में ही यह रिश्ता क्या कहलाता है नाम का टीवी सीरियल का ऑडिशन हो रहा है। वहां पर वह एक लीड रोल के लिए एक्ट्रेस का ऑडिशन ले रहे हैं। तुम दिखने में खूबसूरत हो और तुम्हारी हाइट भी अच्छी है, एक बार आकर ट्राई कर लो। तब हिना कहती है कि मैं तो आज तक कभी एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन भी नहीं की और वैसे भी टीवी इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, वह लोग मुझे क्यों सिलेक्ट करेंगे? मेरा तो कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है। हिना खान इस ऑडिशन को देने नहीं जाने वाली थी, मगर जब यह बात उनके पिताजी को पता चली तो उन्होंने हिना को मोटिवेट किया और कहा कि हिना, एक बार ऑडिशन देकर तो देखो, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। पापा की यह बात सुनकर हिना दिल्ली जाती है और यह रिश्ता क्या कहलाता है टीवी शो का ऑडिशन देती है। डायरेक्टर को हिना का ऑडिशन इतना ज्यादा पसंद आता है कि अगले दिन ही डायरेक्टर हिना को कॉल करके लीड रोल का ऑफर देते हैं। हिना खान तुरंत इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है।
फिर यह बात जब हिना अपने घर वालों को बताती है तो वह एक तरफ हैरान होते हैं, मगर दूसरी ही तरफ वह बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके खानदान में आज तक कोई भी टीवी पर नहीं आया था। इस शो में सिलेक्ट होने के बाद हिना खान एक्टिंग क्लासेस को ज्वाइन करती है और अपने एक्टिंग स्किल्स को और भी ज्यादा निखारती है। धीरे धीरे कुछ ही दिनों बाद यह रिश्ता क्या कहलाता है का शूटिंग शुरू हुआ। इसमें हिना को अक्षरा का रोल करने का मौका मिला। शूटिंग पूरा हुआ और 12 जनवरी सन 2009 को यह रिश्ता क्या कहलाता है पहली बार टीवी पर टेलीकास्ट किया गया। दोस्तों, इस शो के रिलीज होने के बाद ही यह शो घर घर में वायरल हो गया था। यह शो इतना ज्यादा हिट होता है कि इस शो में जितने भी कलाकार काम करते हैं उनको बहुत ही ज्यादा फेम और मनी मिलता है, और हिना खान तो इसमें लीड रोल में थी, जिसकी वजह से हिना खान को घर घर में पहचाने जाने लगा था। इस शो में हिना लगातार 7 सालों तक काम करती है। मगर दोस्तों, सन 2010 और 11 आते आते हिना खान को बॉलीवुड पार्टी अटेंड करने का मौका मिलने लगा था, और वह कई सारे बॉलीवुड पार्टी को अटेंड भी किया करती थीं, जहां पर नशीली चीजों का खुलेआम सेवन किया जाता था। और उन्हें कुछ चीजों की लत हिना को भी लग गई, जो आगे चलकर हिना को एक ऐसी बीमारी देने वाली थी जिससे हिना का पूरा करियर ही हिलने वाला था। दोस्तों, इस शो के दौरान हिना खान इतनी ज्यादा घर घर में फेमस हो गई थी कि वह जिस भी शो में स्पेशल अपीयरेंस देती थी उस शो की टीआरपी बढ़ जाता था। इस शो के दौरान हिना खान कई सारे टीवी शो में स्पेशल अपीयरेंस देती हैं, जिनमें शामिल हैं कयामत, सपना बाबुल का, नच बलिए, दिया और बाती हम, बिग बॉस सीजन 10। इन शो में जैसे ही हिना खान एंट्री लेती हैं, इन शो की टीआरपी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का बहुत ज्यादा फायदा होता है। उस समय इंडस्ट्री में जब कोई भी टीवी शो फ्लॉप होने लगता था, तब उसमें हिना का स्पेशल अपीयरेंस कराकर उस शो को वायरल कर दिया जाता था। उस समय टीवी इंडस्ट्री के लोग हिना खान को टीआरपी क्वीन कहकर बुलाया करते थे। दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल हिना खान के लिए एक वरदान से कम नहीं था। इस शो ने इन्हें हर चीज दिया, मगर कहा जाता है ना कि जो टीवी पर दिखाई दे रहा है वह हर बार हकीकत नहीं होता। इस टीवी सीरियल में हिना खान और करण मेहरा हस्बैंड वाइफ के रोल में दिखाई देते हैं, और ये दोनों ही इस टीवी सीरियल के मेन कैरेक्टर थे, जो इस धारावाहिक में तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते थे, मगर असलियत में दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। जब भी कैमरा बंद होता था तो ये दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते थे। ये एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। ये दोनों एक दूसरे से इतना नफरत करते थे कि इन लोगों के बीच में एक तीसरा आदमी था, जो इन लोगों की बातें एक दूसरे से कहता था। ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सन 2015 में हिना खान यह रिश्ता क्या कहलाता है टीवी शो को छोड़ देती है। और एक इंटरव्यू में जब उनसे इस शो को छोड़ने की वजह पूछा जाता है तो वह कहती हैं कि इस शो में बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक माहौल बन गया था, और धीरे धीरे इस टीवी सीरियल में यंग एक्ट्रेस आने लगी थी, जिसकी वजह से उनको धीरे धीरे लीड रोल से साइड रोल मिलने लगा था। इस शो से निकलने के बाद वह बिग बॉस 11 में जाती है, जहां पर इनको मोस्ट कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट होने का खिताब मिला था। इस शो में जाने के बाद उनकी बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, मगर उन लड़ाइयों में से सबसे बड़ी लड़ाई इनकी शिल्पा शिंदे, विकास गुप्ता और अर्शी खान से होती है। ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बिग बॉस को खुद बीच में आकर इस लड़ाई को रुकवाना पड़ा था। मगर दोस्तों, बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने के बाद भी हिना खान इस शो को जीत नहीं पाती हैं और वह इस शो से डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। मगर बाहर निकलने के बाद शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इस शो से निकलने के बाद हिना खान अपने मूड को फ्रेश करने के लिए मालदीव घूमने के लिए जाती है। मगर जब वहां पर घूमने जाती है और एक फोटो स्विमसूट पहनकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है तो कुछ मुस्लिम फैंस उनके ऊपर भड़क जाते हैं और इन्हें इस्लाम की बुरी बुरी बद्दुआएं देने लगते हैं और इस पोस्ट को डिलीट करने की मांग करते हैं। मगर हिना खान इस पोस्ट को डिलीट नहीं करती है और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कहती हैं, मुझे ट्रोल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है ये सारे लोग नालायक बेरोजगार हैं जो इंस्टाग्राम पर सिर्फ दूसरों की बुराई ही कर सकते हैं।
अपनी जिंदगी में तो ये लोग एक बहुत बड़े लॉसर हैं। इस चीज के बाद टीवी इंडस्ट्री से कुछ लोगों ने हिना को सपोर्ट भी किया। बिग बॉस से निकलने के बाद 3 महीने बाद ही हिना खान एक फ्लॉप टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की को ज्वाइन करती है। मगर जैसे ही वह उस टीवी सीरियल को ज्वाइन करती है, उस शो की टीआरपी बढ़ जाती है। 9 महीने तक इस शो में काम करने के बाद हिना खान इस शो को छोड़ देती है और अपने एक इंटरव्यू में वह बताती हैं कि उनको बॉलीवुड से कई सारे ऑफर्स आए हैं फिल्म करने के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने इस शो को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने लगातार अनलॉक, लाइंस और विश लिस्ट जैसी फिल्मों में काम किया। मगर दोस्तों, यह तीनों फिल्में बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। 3 फ्लॉप मूवीज देने के बाद हिना खान बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हैं। इसके बाद एकता कपूर उनको नागिन सीजन 5 में काम करने का मौका देती है। इस सीजन में जब हिना की एंट्री होती है तो इस शो की भी टीआरपी बढ़ जाती है और यह नागिन के अब तक के सारे सीजन में से सबसे ज्यादा टीआरपी यह सीजन बटोरता है। इस शो को करने के दौरान ही इनको बिग बॉस सीजन 14 में कैमियो करने का मौका मिलता है। इसमें हिना एक सीनियर प्लेयर के तौर पर बिग बॉस में एंट्री लेती है और 2 हफ्तों के लिए इस शो में रहती हैं, जिसमें यह कंटेस्टेंट को बताती है कि बिग बॉस के घर में कैसे रहना है और सारे नियम कायदे सभी कंटेस्टेंट्स को बताती हैं। नागिन सीजन 5 करने के दौरान हिना खान एक स्मार्टफोन नाम की शॉर्ट फिल्म में काम करती है। मगर दोस्तों, ये फिल्म भी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे नागिन सीजन 5 खत्म होता है। इसके तुरंत बाद हिना कुछ और म्यूजिक वीडियो और वेब सीरीज में काम करती है, जिनमें से एक वेब सीरीज का नाम हैकर था। मगर दोस्तों, ये सारे म्यूजिक वीडियो और वेब सीरीज बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं। ऑडियंस हिना खान को सिर्फ टीवी सीरियल में ही प्यार देती थी, मगर जब भी वह फिल्मों में जाने की कोशिश करती थी तब वह बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो जाती थी। इन सभी चीजों के बाद भी हिना खान का फेम इतना ज्यादा था कि उनको केन्स फेस्टिवल्स 2021 में बुलाया गया था। और सिर्फ यही नहीं, इनको सन 2022 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, सन 2024 में हिना खान अपने करियर के एकदम पीक पर थीं, मगर अचानक सन 2024 में इन्हें कैंसर हो जाता है। मगर क्या आपको पता है हिना को कैंसर किस वजह से हुआ है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल में इन्हें बहुत ही ज्यादा फेम मिला था, जिसके बाद ही इन्हें बॉलीवुड पार्टी में इनवाइट किया जाने लगा था। हर सैटरडे संडे ये उन पार्टीज को ज्वाइन करती थीं जहां पर नशीली चीजों का खुलेआम सेवन किया जाता था। धीरे धीरे सैटरडे संडे छोड़कर हिना खान रोजाना उन पार्टीज को ज्वाइन करने लगी थीं। इन पार्टी को ज्वाइन करने के बाद और नशीली चीजों का सेवन करने के बाद इनका हेल्थ और करियर दोनों ही गिरने लगा था। उन नशीली चीजों का प्रभाव उनके शरीर और दिमाग पर ऐसा होता था कि यह रात रात भर, दिन दिन भर सोई ही रहती थीं, जिसकी वजह से इनका करियर बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हो रहा था। जब हिना खान को यह एहसास होता है कि उनका करियर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, तब वह अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में लेती है और उन बॉलीवुड पार्टी को अवॉइड करना शुरू कर देती है जहां पर नशीली चीजों का सेवन किया जाता था। मगर दोस्तों, धीरे धीरे हिना खान सारी नशीली चीजों को छोड़ देती है, मगर सिगरेट और शराब को नहीं छोड़ पाती है। वह कभी कभार सिगरेट और शराब पिया करती थीं, मगर उन सारी नशीली चीजों को छोड़कर हिना खान ने अपने करियर को तो बचा लिया था, मगर उन नशीली चीजों ने हिना खान के शरीर में कुछ परमानेंट डैमेज कर दिए थे, जो आने वाले कुछ सालों में दिखने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, सन 2024 के शुरुआत से ही हिना खान को चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। कई दिनों तक हिना उस पेन को इग्नोर करती हैं, मगर वो पेन धीरे धीरे सूजन में बदल जाता है। जब हिना डॉक्टर के पास जाती है, तब डॉक्टर भी समझ नहीं पाता है कि आखिर इनको क्या हुआ है। तब डॉक्टर उनका एक्सरे लेता है और ब्लड सैंपल भी लेता है। फिर जब 1 हफ्ते बाद एक्सरे और ब्लड सैंपल का रिपोर्ट आता है, तब डॉक्टर उस रिपोर्ट को हिना खान के घर पर भेज देते हैं। जैसे ही वह रिपोर्ट हिना खान पढ़ती हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इस समय हिना खान अपने करियर के सबसे पीक टाइम पर चल रही थीं।
उनका करियर तो पीक टाइम पर था, मगर जैसे ही यह इस खबर को पढ़ती है, उनका करियर और कॉन्फिडेंस धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। दरअसल दोस्तों, इस रिपोर्ट में लिखा था कि हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर का 3rd स्टेज है। दोस्तों, अगर 1st स्टेज या फिर 2nd स्टेज पर कैंसर होता है तो वहां से बच निकलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मगर जब वह 3rd या 4th स्टेज पर पहुंच जाता है तो वह बहुत ही ज्यादा घातक साबित होता है। यहां से ज्यादातर लोग वापस नहीं लौट पाते हैं। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हिना बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। कुछ दिनों तक इस खबर को वह छुपा कर रखती है, मगर उनके डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि हिना, तुम जितना ज्यादा देर करोगी, तुम्हारे लिए मुश्किलें उतनी ही ज्यादा बढ़ने लगेंगी। इसके बाद हिना अपने घर वालों को बताती हैं इस चीज के बारे में। जब उनके घर वालों को इस चीज के बारे में पता चलता है तो वह बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वह बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं और तुरंत हिना को अस्पताल में एडमिट कर देते हैं। दोस्तों, इस समय हिना कई सारे टीवी सीरियल्स और मूवीज में काम कर रही थीं। सारी चीजों को हिना खान ने इस बीमारी को ठीक करने के लिए छोड़ दिया, जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ और इनका करियर भी अब धीरे धीरे नीचे जाने लगा था। अस्पताल में एडमिट होने के बाद एक के बाद एक इनकी कीमोथेरेपी होने लगती है। दोस्तों, एक बार कीमोथेरेपी कराने में 12 से 13 लाख रुपए का खर्च आता है और अब तक हिना का लगभग 21 से 22 बार कीमोथेरेपी हो चुका है। दोस्तों, कीमोथेरेपी बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस होता है, जिसमें शरीर में बहुत सारे इंजेक्शन को चुभाया जाता है और खून को निकाला जाता है और वापस डाला जाता है। दोस्तों, कीमोथेरेपी के दौरान हैवी डोजेस की दवाइयां लेने की वजह से हिना खान के बाल और नाखून झड़ने लगे थे। तब डॉक्टर ने एडवाइस किया कि हिना, आप अपने बाल और नाखूनों को कटवा लीजिए, नहीं तो आप बहुत ही बदसूरत दिखाई देंगी। इसके बाद हिना अपने बाल और नाखूनों को कटवा लेती हैं। इस समय जब आप हिना खान को देखते हैं तो उनके सिर पर जो बाल हैं वह सारे नकली बाल हैं, वह रियल बाल नहीं हैं, क्योंकि असलियत में हिना खान इस समय टकली हो चुकी है। मगर दोस्तों, कीमोथेरेपी के दौरान आप हर बार इस लड़के को हिना खान के साथ देखते होंगे, मगर क्या आपको पता है ये लड़का कौन है? दरअसल दोस्तों, इस लड़के का नाम है रॉकी जायसवाल और यह और कोई नहीं बल्कि हिना खान का बॉयफ्रेंड है, जो हिना की बहुत ज्यादा टेक केयर करता है। इस समय इनके रिलेशनशिप को 12 साल हो चुके हैं, मगर बीच में कई सारे कंट्रोवर्सी भी हुई थी उनके बीच। दोस्तों, जब भी यह अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटो को पोस्ट किया करती थीं, तब कमेंट में इनके मुस्लिम फैंस इनको गालियां देने लगते थे। वह कहते थे कि तुम इस्लाम धर्म की होकर एक हिंदू के साथ कैसे रिलेशनशिप में आ सकती हो। मगर दोस्तों, हिना खान उन सारे कमेंट्स और ट्रोल्स को इग्नोर करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती हैं। मगर उनका फैसला रॉकी जायसवाल के साथ रहना काफी हद तक सही था। जिस तरह से रॉकी उनकी केयर करते हैं, वैसा उनका केयर शायद ही कोई और कर पाता। दोस्तों, इसी दौरान एक और वाकया हुआ हिना के साथ। दरअसल दोस्तों, कीमोथेरेपी के दौरान अक्सर पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं और हिना भी कीमोथेरेपी के दौरान बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड रहती थीं। मगर अचानक एक दिन उनके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। पहले तो उन्होंने उस कॉल को काट दिया, मगर 2-3 बार लगातार जब वह कॉल आया, तब हिना खान उस कॉल को रिसीव करती हैं और जैसे ही वह उस कॉल को उठाती हैं तो सामने से संजय दत्त की आवाज आती है। संजय दत्त की आवाज सुनकर हिना बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि आज से पहले हिना ने संजय दत्त के साथ कोई काम नहीं किया था और ना ही उनसे कभी मिली थी। मगर संजय दत्त का यह अच्छा जेस्चर ही था जिसकी वजह से उन्होंने हिना खान को कॉल किया और उन्हें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया, जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में बहुत ही ज्यादा मदद मिली। दोस्तों, अब तक हिना खान अपने कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी हैं। मगर इसी दौरान कुछ न्यूज आर्टिकल्स में यह भी निकलता है कि हिना खान ने अपने कैंसर की ट्रीटमेंट कराने के लिए बैंक से लोन लिया है। मगर दोस्तों, कुछ समय बाद हिना खुद क्लैरिफाई करती हैं कि वह फाइनेंशियली फ्री हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमा लिया है कि अगर वह कुछ भी ना करें तब भी घर बैठे बैठे उनके पास पैसा आता रहेगा। इसके बाद
उन मीडिया रिपोर्ट्स की सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा निंदा की गई थी। दोस्तों, स्टेज 3 का कैंसर बहुत ही ज्यादा घातक होता है। इस कैंसर से हर कोई निपट नहीं पाता है। हम आशा करते हैं कि हिना खान इस कैंसर से बहुत जल्द ही ठीक होकर फिर से वापस आएंगी। और हाँ, बॉलीवुड की असली दिल से निकली कहानियां CTX टीवी पे ही मिलेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।